वेलकम टू एजुकेलिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेलिक में। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका कल टेस्ट होगा, तो अब तक जो आपके लिए जो सभी चैप्टर करा दिए गए हैं और जो कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करते हो ना कि आप ये संधि जो कराई गई हैं ये अधूरी हैं, पूरी नहीं कराई गई हैं, तो आपका जो सिलेबस है आरबीएसई का जो सिलेबस है उसमें 10वीं की आप बुक खोलिए और बुक के पहला जो प्रश्न है उसको पलट कर देखिए कि उसमें जो आपके जो सिलेबस में है स्वर संधि के अंतर्गत वो केवल यण संधि है, आयादी संधि है, वृद्धि है, पूर्व रूप है और पर रूप है, जो कि आपको सिलेबस के अनुसार ही कराई गई हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि है, अनुस्वार संधि है, पर सवर्ण संधि के अंतर्गत जो भेद दिए गए हैं वो है, जो सूत्र दिए गए हैं वो तोरली सूत्र भी उसमें दिया गया है। एक अनुस्वार अनुनासिक संधि का सूत्र भी उसी में दिया गया था, उसको पर सवर्ण संधि में ही पढ़ा गया है। ऐसे विसर्ग संधि के आपको चारों भेद बता दिए गए हैं, तो आपके जो सिलेबस में वही संधियां आपको बताई गई हैं और जो समास जो आपके सिलेबस में वही आपको पढ़ाए गए हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो समास हैं आपके सिलेबस में वो केवल 3 ही हैं, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद्व। बाकी के जो 3 हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको केवल समास आदि के जो नाम लिखने हैं तीनों के नाम ही याद रखने, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद्व, और इनकी पहचान आपको समास कराते समय आपको बता दी गई थी। अच्छा, तो अब देखते हैं। सबसे पहले आज मुझे लगता है कि आप अच्छी तैयारी करके आए होंगे, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ पद दिए जाएंगे, उनका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है जो आपके सिलेबस में है। तो पहला देखिए, पहला जो पद है आपका वो है गविशः है। तो गविशः पद का आप संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे अगला जो पद है वो है उपोषति। तो इन सभी के जो आपको ये पद दिए जा रहे हैं उनका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। अगला दिग्गज हो। अगला है रामश चिनोती। इससे अगला शिवो वंदह। इससे जो अगला है तैरा गतम। अगला जो पद है वो है सदैव, और इससे अगला जो पद है अन्वादेश है। अब देखिए, इन सभी पदों का जो 8 पद हैं इनका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के बाद उस संधि का नाम लिखना है कि इस पद में कौन सी संधि है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए इनका संधि विच्छेद और संधि का नाम। अब देखिए, पहला जो पद है आपका वो है गविशः है। क्या है? गविशः। अब देखिए, जब हम गविशः पद का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? अब की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? अब देखिए, अब कब आता है? जब हम इस वे से पहले वाले वर्ण में, इस वे से पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा लगाएंगे? ओ की। किसकी मात्रा लगाएंगे? ओ की। उसके बाद में इस वे में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? दीर्घ ई। तो संधि विच्छेद क्या होगा? गोधन ईस है।
क्या होगा संधि विच्छेद गोधन ई से है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद हो गया गोधन ए से है। अब देखिए ये जो स्थिति है ओ के स्थान पर आप क्या करोगे, अब करेंगे, क्या करेंगे, अब करेंगे। अब आपको संधि कराते समय अर्थात सूत्र का उल्लेख कराते समय आपको सूत्र जो बताया गया था अयादी संधि का एच ओ एब आया हुआ है कि एच के बाद में कोई भी स्वर वर्ण आए, एच में जो आते हैं ए ओ आई औ, ए के स्थान पर ए आदेश होता है, ओ के स्थान पर अब आदेश होता है, आई के स्थान पर आया आदेश होता है और औ के स्थान पर आब आदेश होता है। तो गोधन इस गवि से है पद का संधि विच्छेद हो गया गोधन ई से है। तो संधि का जो नाम होगा कौन सी होगी, अयादी संधि। कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। अब देखिए अगला जो पद है उपोसति, क्या है, उपोसति। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। उप धन ओसति, उप धन ओसति। अब देखिए उप जो है एक उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। और कैसा उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है। अतः अकारांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पर रूप एक आदेश हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि, पर रूप संधि, क्योंकि इसमें अकारांत उपसर्ग है, उसके बाद ए और ओ से आरंभ होने वाली धातु है तो पूर्व और पर के स्थान में क्या कर दिया जाता है, पर रूप एक आदेश कर दिया जाता है। अगला जो पद है दिग्गजः, अगला जो पद है वो है दिग्गजः। अब देखिए इधर देखिए दिग्गजः। अब देखिए ये जो गे है अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो इस गे को अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। तो इस गे के वर्ग का तृतीय वर्ण है, गे को किस में परिवर्तित करेंगे, के में। इसके बाद प्लस बाद में क्या शेष रहा है, गज हो। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, दिग्धन गज हो। तो अब देखिए वर्ग के तृतीय वर्ण के स्थान पर क्या किया, संधि विच्छेद करते समय प्रथम वर्ण किया है। और जब संधि युक्त पद बनाएंगे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण किया जाता है किस संधि के अनुसार, जसत्व संधि के अनुसार। मैंने आपको बताया था कि कचर तब के स्थान पर गजर तब कर दिया जाता है संधि करते समय, और संधि विच्छेद करते समय गजर दब के स्थान पर कचर दब कर दिया जाता है। अब देखिए दिग्गजः का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, दिक धन गज है, अतः संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि, जसत्व संधि। इससे अगला जो पद है वो है रामश्चिनोति। अब देखिए इसमें ये से आ रहा है, तालब्य से आ रहा है। तो इस तालब्य से के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। क्या करना है, तालब्य से के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग करना है। उसके बाद में जैसा जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। आप देखिए विसर्ग से के स्थान पर क्या हुआ है, विसर्ग हुआ है। जब या विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन करेंगे, या संधि करते समय से करेंगे तो संधि कौन सी होगी, सत्व विसर्ग संधि। कौन सी होगी, सत्व विसर्ग संधि। इसके बाद में अगला जो उदाहरण है वो है शिवो बंद हो। क्या है, शिवो बंद है। अब देखिए ओ की मात्रा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या किया जाता है, ओ किया जाता है। तो इस ओ की मात्रा को संधि विच्छेद करते समय किस में परिवर्तित करेंगे, विसर्ग में। किस में कब परिवर्तित करेंगे, सेवे है धन बाद का जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, संधि विच्छेद होगा। सेवे है धन वंद है, अतः ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा
पांचवा वर्ण ये यरेलेवे है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, और तो विसर्ग संधि का जो दूसरा सूत्र है हसीचे उसके अनुसार, तो ये इसमें जो संधि होगी कौन सी होगी, उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि हुई, उत्व विसर्ग संधि। अब देखिए अगला जो पद है तैरागतम, क्या है, तैरागतम। अब देखिए इसमें यहाँ से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। अब देखिए तै रे के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। क्या करना है, विसर्ग करना है। अब देखिए इस रे में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, आ, तो बाद में क्या होगा, गतम। अब देखिए रे के स्थान पर क्या किया है आपने, विसर्ग किया है, तो कौन सी संधि होगी, रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी होगी, रुत्व विसर्ग संधि। अब देखिए अगला है, अगला जो पद है वो है सदैव। कौन सा है, सदैव। अब देखिए इसमें दो मात्रा संयुक्त है था, इसका जो विच्छेद किया जाएगा इस दे से प्रारंभ किया जाएगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। अब देखिए सदा के अंत में आ है, उसके बाद में ए है, तो पूर्व अर्थात पूर्व वर्ण के स्थान पर ए या आ हो, उसके बाद में ए उ ऐ हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश कर दिया जाता है। कौन सी संधि होगी, दीर्घ वृद्धि एकादेश कर दिया जाता है। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अब देखिए अंतिम जो उदाहरण है आपका वो है अन्वादेश हो। अब देखिए मैंने आपको संधि कराते समय बताया गया था कि ये और वे वर्ण से पहले यदि कोई आधा व्यंजन वर्ण आए तो संधि विच्छेद करते समय आधे व्यंजन वर्ण को पूरा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है। ये लिख दिया पूरा, न अधूरा। आधा है ना, या तो संधि विच्छेद करते समय पूरा लिख देंगे। और वह कब आएगा, जब हम इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे, या तो छोटे ऊ की लगाएंगे या बड़े ऊ की लगाएंगे। अब देखिए इस वह में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, आ। उसके बाद क्या शेष रह रहा है, देश है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन आदेश है। कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि। मुझे लगता है ये उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें आपको कुछ संधि विच्छेद दिए जाएंगे, उनको आपको क्या बनाना, संधि युक्त पद बनाना है और संधि का नाम लिखना है। अब देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको संधि विच्छेद दिए जाएंगे और संधि विच्छेद का आपको संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। तो सबसे पहले लरी धना आकृति, इसके अतः आपको जो पद दिए जाएंगे इनका संधि युक्त पद बनाना है और संधि का नाम लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी इनका संधि युक्त पद बनाइए और संधि का नाम लिखिए। अगला कृष्ण धन औदार्यम। इससे अगला हरे अब। एतद धन मुरारी। चिद धन मयम। राम है धन चय। मुनि धन इति।
अतः धन एव। अब देखिए इन पदों का आपको क्या करना है, संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। सभी के संधि करके सभी के संधि करके और संधि का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिए। अब देखिए इसके बाद पहला जो उदाहरण है आपका था, पहला जो संधि विच्छेद है वो है लृ धन आकृति। अब देखिए लृ के अंत में क्या है, लृ है, उसके बाद में आया था दोनों पक्षों में पूर्व और पर कैसे वर्ण हैं, ए समान स्वर वर्ण है। तो ली के स्थान पर, लृ के स्थान पर आप क्या करेंगे, ला करेंगे। क्या करेंगे, ले करेंगे। तो इस ले से इस ये जो ले होगा हलंत होगा। अब इसको जब हम संयुक्त करेंगे तो इस ऐसे ये ले क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा को इसमें संयुक्त कर देंगे। उसके बाद में क्या शेष रहेगा, कृति। तो कृति को इसके बाद में लिख दिया जाएगा। अतः संधि युक्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, लाकृति। अतः कौन सी संधि होगी इसमें, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। इसके बाद में कृष्ण धन औदार्यम। अब देखिए कृष्ण के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है, ह्रस्व है, ए है, और औदार्यम के पूर्व में औ है। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या करना है, वृद्धि एक आदेश करना है। तो पद संधियुक्त पद जो बनेगा कृष्णौदार्यम। अतः वृद्धि हुई है यहाँ, तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। इसके अलावा अगला जो उदाहरण है वो है हरे धन अब देखिए ए के बाद पूर्ववर्ण जो है ए है, पूर्ववर्ण क्या है, ए है, और उसके बाद ए आ रहा है। तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, पूर्व रूप कर दिया जाता है, पूर्व रूप कर दिया जाता है। अतः कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि हुई, पूर्व रूप संधि। इसके बाद में अगला जो पद है एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी। अब देखिए एतद ये यर प्रत्यय का वर्ण है। उसके बाद में कोई भी किसी वर्ग का पंचम वर्ण हुआ था, अनुनासिक वर्ण हो, तो इसको उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखिए दे जो है तय वर्ग का तृतीय वर्ण है, तय वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में अथवा अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित करेंगे। किस में करेंगे, ने में। तो ये संधि युक्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, एतन मुरारी। और विकल्प पक्ष में जो बनता है वो ये भी बनता है एतद मुरारी। क्या बनता है, एतद मुरारी। अब देखिए संधि जो होगी इसमें होगी पर सवर्ण संधि। कौन सी होगी, पर सवर्ण संधि। अगला जो संधि विच्छेद है छेद धनमयम। अब देखिए ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसको अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित करना है, क्योंकि मयट प्रत्यय इसमें संयुक्त है। तो इस दे को किस में परिवर्तित करेंगे, ने में। तो संधि युक्त पद क्या बनेगा, चिन्हमयम। कौन सी संधि होगी, पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि होगी, पर सवर्ण संधि। अगला जो संधि विच्छेद है राम है धन च। अब देखिए ये च है अर्थात तालव्य च है, तो इसके बाद विसर्ग है, विसर्ग को किस में बदलेंगे, च के अनुसार अर्थात तालव्य सकार में बदलेंगे। तो संधियुक्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, रामस्य। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन किया है, स किया है। तो कौन सी संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। इसके बाद में मुनि ही धन इति। अब देखिए ए आ को छोड़कर मैंने आपके लिए सूत्र बताया था, एचो असी विसर्ग से रेप है। अर्थात ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर वर्ण के बाद में विसर्ग हो और बाद में असवर्ण हो, अर्थात चाहे तो व्यंजन वर्ण हो चाहे स्वर वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, रेप है अर्थात रे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रे कर दिया जाता है। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे,
रे करेंगे तो संधि युक्त जो पद बनेगा क्या बनेगा, मुनि रीति। क्या बनेगा, मुनि रीति। अतः इसमें संधि होगी रुतब विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, रुतब विसर्ग संधि। अब देखिए अतः है, अंतिम जो संधि विच्छेद है वो है अतः है धन एव। अब देख ए के बाद में विसर्ग है, उसके बाद में असवर्ण हो तो विसर्ग का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। तो अतः इसके जो पूर्व और जो पद, पूर्व और पर जो वे हैं शब्द हैं, खंड हैं, उनको अलग अलग ही करके लिखा जाता है। अतः ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग लोप संधि। कौन सी संधि हुई, विसर्ग लोप संधि। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें समास, सामासिक पद आपके लिए दिए जाएंगे, उनका क्या करना है, आपको विग्रह करना है और उस समास का नाम लिखना है। और आपके लिए विग्रह दिए जाएंगे, उसमें समास बनाना है और समास का नाम लिखना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो समासों से संबंधित है। इसमें आपको सबसे पहले क्या दिए जाएंगे, सामासिक पद दिए जाएंगे, उनका आपको क्या करना है, विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको कुछ विग्रह दिए जाएंगे, उनका समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। अब देखिए पहला जो सामासिक पद है वो है यथा विधि। क्या है, यथा विधि। इसका आपको क्या करना है, विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। अगला मधुर वचनम। इससे अगला जो है माता पितरौ। इससे अगला प्रति दिनम। कृष्ण सर्प है। बाक त्वचम। उप रामम। उपरामम। तपोधनम। पाणी पादम। इनका क्या करना है, समस्त पद बनाना है, सॉरी विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। अब देखिए पहला जो उदाहरण है अतः समस्त पद है। पूर्व पद क्या है, यथा अव्यय है और उत्तर पद कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है। तो यथा अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, किस अर्थ में किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताएं कि यथा अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। देखिए यथा अव्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो अनतिक्रम्य अर्थ में किया जाता है और उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाकर बाद में अनतिक्रम्य पद लिख दिया जाता है। तो इसका जो विग्रह होगा क्या होगा, विधि में अनतिक्रम्य। अतः समास जो होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास हो। अगला जो है मधुर वचनम। अतः वचन कैसा है, कथन कैसा है, मधुर है। अतः वचनम पद जो है ये क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। और मधुर क्या है, विशेषण है। अतः विशेषण विशेष जो कर्मधारय समास है इसका जब हम विग्रह करेंगे मधुरम वचनम वचनम इति। कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय
कर्मधारय समास हो। कौन सा समास है? कर्मधारय था। पूर्व पद क्या है? विशेषण है और उत्तर पद क्या है? विशेष्य है। और ये आपको ध्यान रखना है कर्मधारय समास में कि जो समस्त पद के लिंग का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? विशेष्य के लिंग के अनुसार किया जाता है। माता पितरौ, इसका जो विग्रह होगा माता चे पिता चे, समास द्वंद्व। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अगला है प्रतिदिनम। अब देखिए प्रति क्या है? एक अव्यय पद है। उत्तर पद जब प्रति अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? विप्सा अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? विप्सा अर्थ में किया जाता है। और उत्तर पद को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। और उत्तर पद में या तो लगाते हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन या लगाते हैं द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसका जो विग्रह क्या होगा? दिनम दिनम प्रति, या इस प्रकार भी कर सकते हैं दिने दिने प्रति। इसका जो समास जो होगा क्या होगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास हो। इसके बाद में अगला जो समस्त पद है वो है कृष्ण सर्पे है। अब देखिए सर्पे है क्या है? सर्प कैसा है? कृष्ण अर्थात काला है। कैसा है? तो सर्प पद की विशेषता कौन सा पद बतला रहा है? कृष्ण है। तो पूर्व पद क्या है? विशेषण है। और उत्तर पद सर्पे है क्या है? विशेष्य है। तो इसका जो विग्रह करेंगे कृष्ण है सर्पे है इति। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास हो। अब है बाक त्वचम। अब देखिए समस्त पद जो है कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में है। कौन से लिंग में? बाक माने वाणी, त्वक त्वक अर्थात त्वचा। ये क्या बता रहा है? समूह का बोध करा रहा है अर्थात समाहार अर्थ में इसका। तो इसका जो समास विग्रह किया जाएगा बाकुचे त्वकुचे त्वकुचे अनयो समाहार है। अर्थात वाणी और त्वचा का, इन दोनों का समूह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो समस्त पद निर्मित होता है नपुंसक लिंग एक वचन में निर्मित होता है। अगला जो समस्त पद है वो है उपरामम। अब देखिए उपअव्यय है और संज्ञा पद क्या है? रामम है। उपअव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? किस अर्थ में किया जाता है? समीप अर्थ में किया जाता है। और उपअव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए राम का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? रामस्य। उसके बाद में क्या लिख दिया जाता है? समीपम पद लिख दिया जाता है। समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसके बाद में तपोधनम। क्या है? तपोधनम। तप है एव धनम। तप है एव धनम। तप है एव धनम कौन सा समास है? अर्थात तप ही धन है। तप ही धन है। अतः इसमें आरोप लगाया जा रहा है। तो ये कौन सा अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय होगा? कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब है पाणिपादम। देखिए पाणी माने होते हैं हाथ। हाथों की संख्या कितनी होती है? 2। और पैर भी कितने होते हैं? 2। 2 और 2 4। अतः ये समूह का बोध करा रहा है। जब हम इनका विग्रह करेंगे पाणिचे पादौचे एसाम समाहार है। समाहार है अतः हाथ और पैरों का समूह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिए जाएंगे? समस्त विग्रह पद दिए जाएंगे। अतः क्या दिया जाएगा? समास विग्रह दिया जाएगा। उसमें आपको क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका उसमें आपको विग्रह दिए जाएंगे और उनका क्या बनाना है? आपको समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। जैसे
चंद्रः एव मुखम। इसका क्या बनाना है, आपको समस्त पद बनाना है और समस्त पद बनाने के बाद में उसका क्या समास का नाम लिखना है। अगला जो पद है तथा विग्रह है वो है सक्तम अनति क्रम में। अगला सीता चे राम है चे। अगला पीतम अम्बरम इति। पीतम अम्बरम इति, इन 4 पदों का आपको क्या करना है, समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न होगा आपका 5वां, राम पुस्तक पढ़ता है। अगला, हम सब चित्र देखेंगे। वह कल बाजार जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इनके क्या करना है, इनका संस्कृतानुवाद करना है। अब देखिए पहला जो विग्रह है उसका क्या बनाना है, आपको समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, उपमान है। क्या है, उपमान है। ये क्या है, उपमान है। और ये क्या है, मुखम उपमेय, उपमेय है। अब देखिए जब हम इसका क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो अतः समस्त पद जो बनाया जाएगा किसके अनुसार बनाया जाएगा, उपमेय के अनुसार बनाया जाएगा। आप देखिए उपमेय किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। तो समस्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, चंद्र मुखम। क्या बनेगा, चंद्र मुखम, अर्थात चंद्रमा के जैसा मुख। तो इसमें जो समास होगा वो कौन सा होगा, कर्मधारय। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। अगला जो विग्रह है वो है सक्तम अनतिक्रम। अब देखिए अनतिक्रम अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, संधि अर्थात समास पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय आपको याद होना चाहिए कि अनतिक्रम अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, यथा अव्यय का। किसका, यथा। उसके बाद में जो पूर्व सक्तम जो पद है इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाकर लिखा जाएगा, अर्थात जैसा है इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगी हुई है यहाँ, तो उसमें उस विभक्ति को हटा करके समस्त पद बना निर्मित किया जाता है। यथा शक्ति क्या बनेगा, सक्तम अनतिक्रम का यथा शक्ति कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। अगला है सीता च राम है च। अब देखिए सीता च राम है च, तो च इसमें आ रहा है, तो ये तो निश्चित है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और ये आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास में जो समस्त पद निर्मित जो होते हैं केवल द्विवचन और बहुवचन में ही निर्मित होते हैं। अब देखिए ये इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, सीता और राम। सीता और राम, तो समस्त पद जो निर्मित जो होगा किस में होगा, द्विवचन में। किस में होगा, सीता रामौ। क्या बनेगा, सीता रामौ। समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अब जो अगला है पीतम अम्बरम इति, अगला जो विग्रह पद है वो पीतम अम्बरम इति। इसका समस्त पद बनेगा पीताम्बरम। क्या बनेगा,
पीताम्बरम, अंबर कैसा है? पीला है, अतः पीतम क्या है? यहाँ विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और अंबरम क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। तो समस्त पद के लिंग का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? विशेष्य के अनुसार। विशेष किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है, इसलिए समस्त पद भी किस में बनेगा? नपुंसक लिंग में बनेगा। और समास कौन सा होगा? कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। अब अगला क्या है? अगला जो प्रश्न है आपका, वाक्य बनाने आपको राम पुस्तक पढ़ता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वाक्य किस लकार का है। राम पुस्तक पढ़ता है था वर्तमान समय में पढ़ रहा है। ये जो समय चल रहा है, प्रचलित अवस्था में जो चल रहा है, उसमें क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है अर्थात, और हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है। तो आपके लिए पहचान बता गई थी। इसके बाद में आपको देखना है कर्ता जो है, कर्ता क्या है इस वाक्य में? राम। और क्रिया, क्रिया क्या है? पढ़ता है। अब देखिए राम का पहले आपको पुरुष और वचन देखना है कि राम जो करता है प्रथम पुरुष एक वचन का है। जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। अब देखिए पुस्तक क्या है? यहाँ पुस्तक क्या है? यहाँ क्या है? कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति। तो इसको वाक्य जो निर्मित होगा, राम है पुस्तकम पठति, राम है पुस्तकम पठति। अब अगला है हम सब चित्र देखेंगे। हम सब चित्र देखेंगे अर्थात अभी देखा नहीं है, न पिछला जो समय गया उसमें देखेंगे, अर्थात आने वाला जो समय है उसमें देखेंगे। अर्थात वाक्य कौन से लकार का है? लृट लकार भविष्यत काल का है। कौन से लकार को है? लृट लकार भविष्यत काल का। और सबसे पहले आपको क्या देखना है? कर्ता हम सब, अर्थात उत्तम पुरुष बहुवचन का जो करता है क्या है? वयम। क्या? वयम चित्रम। अब देखिए दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। दृश्य का उपरूप जो होता है क्या होता है? पश्य होता है। अब देखिए ये विशिष्ट व्यंजनांत भी धातु है और पूर्व स्वर में री भी आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या किया जाएगा? गुण किया जाएगा। और से के स्थान पर क्या किया जाएगा? छः किया जाएगा। क्या किया जाएगा? छः किया जाएगा। अर्थात इसके जो रूप चलेंगे किस प्रकार चलेंगे? द्रक्षति, द्रक्षते, द्रक्षन्ति, द्रक्षसी, द्रक्षतः, द्रक्षत, द्रक्षामि, द्रक्षावह, द्रक्षामः। जब कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। वयम चित्रम द्रक्ष्यामहे, वयम चित्रम द्रक्ष्यामहे। अब वह कल बाजार जाएगा। अब देखिए बाजार इसमें नया पद है। बाजार को कहा जाता है आ पढ़े। क्या कहा जाता है? आ पढ़े। वह कल बाजार जाएगा अर्थात आने वाले समय का बोध करा रहा था। जो ये जो वाक्य है ये भी लृट लकार भविष्यत काल का है। तो शे आने वाला कल है। आने वाले कल के लिए अव्यय पदों में स्वे, आपणम, जाएगा, गमिष्यति। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, अहम पुस्तक पठिष्यामि। इस प्रकार ये आपका टेस्ट यहाँ तक समाप्त हुआ। अच्छा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में, और उसमें जो आपका अध्ययन जो किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें लंग लकार अथवा भूतकाल का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।